मैं अपनी गाड़ी में हैदराबाद से बेंगलुरु वापस आ रहा था कि तेज़ बरसाती बारिश ने तहलका मचा दिया। मैं हैदराबाद में अपनी बहन से मिलने गया था और वह मुझे रोक भी रही थी कि इतनी तेज़ बारिश में मत जाओ, लेकिन वह मर्दी क्या जो किसी की बात मान जाए। मैंने अपनी बहन को तसल्ली दी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मुझे आज बेंगलुरु पहुंचना है। 2 दिन मैंने तुम्हारे साथ रह लिया क्योंकि तुम बहुत ज़िद कर रही थी। मेरी बहन कहने लगी बारिश की बहुत तेज़ खबरें फैली हुई हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि तुम इस मौसम में वापस बेंगलुरु जाओ, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वापसी के लिए निकल आया। अभी आधा रास्ता भी मैंने तय नहीं किया था कि इस कदर बारिश हुई कि सामने से आने वाली गाड़ियाँ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अपनी गाड़ी एक सुनसान सड़क की तरफ मोड़ ली। मैंने सोचा कि शॉर्टकट रास्ते से जल्दी निकल जाऊंगा। इस रास्ते से मैं 1-2 बार पहले भी आ चुका था, लेकिन मुझे रास्तों का पता था। बीच में घने पेड़ और झाड़ियों का रास्ता था जो कुछ जंगल नुमा था। मैं चाहता था कि जल्द से जल्द रास्ता तय कर लूं और मैं बंगलौर पहुंच जाऊं, लेकिन बारिश तूफानी रूप धारण कर चुका था। मैंने गाड़ी जंगल की तरफ बढ़ा दिया। अभी मुझे 15 मिनट ही हुआ था। जब गाड़ी आगे बढ़ा रहा था तब मुझे महसूस हुआ जैसे सामने कोई लड़की है। कुछ पल के लिए ये गुमान होने लगा कि इस वक्त जंगल में लड़की कैसे हो सकती है, कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर ना हो। यह सोचकर मुझे खौफ सा महसूस हुआ। वह लड़की बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी और अपने हाथ के इशारे से गाड़ी को रोकने के लिए कह रही थी। अगर वह मेरी गाड़ी के दाएं बाएं की तरफ खड़ी होकर मुझे रोकने की कोशिश करती तो शायद मैं गाड़ी ना रोकता, लेकिन वह लड़की की गाड़ी के बिल्कुल सामने थी। मजबूरन मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। अंदर ही अंदर मैं घबरा भी रहा था कि कोई भी लड़की रात के 2 बजे जंगल में नहीं हो सकती। वह लड़की भागती हुई मेरी गाड़ी की फ्रंट डोर की तरफ आ गई। मेरी खिड़की खटखटाने लगी, मुझे खिड़की का शीशा नीचे करने का इशारा करने लगी। बारिश में वह लड़की पूरी तरह भीगी हुई थी, काफ़ी खूबसूरत थी। उसने एक तंग और बारीक कपड़ा पहन रखा था जो बारिश की वजह से उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। उस पर उसका बारीक दुपट्टा उसको छुपाने के लिए काफ़ी न था। न चाहते हुए भी मेरी नज़रें उस पर टिकी थी। मेरी नज़र उसका सर से पाँव तक जायजा लेने लगी। बारिश ने उसकी खूबसूरती को एक अलग ही रंग दे दिया था। मैंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। वह कहने लगी भगवान के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दो, मेरे पीछे 3 आवारा लड़के पड़े हैं, मेरी इज्जत को बचा लो। चेहरे से लग रहा था कि यह लड़की काफ़ी डरी हुई है और बदहवास थी। तेज़ बारिश में यह यहाँ क्या कर रही थी और वह लड़के उसके पीछे कैसे पड़ गए थे? यह सवाल ने मुझे उस लड़की के बारे में चिंतित किया था। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, कहने लगी भगवान के लिए मुझे लिफ्ट दे दो, बंगलौर पहुंचते ही आप मुझे गाड़ी से उतार दीजिएगा। मुझे तो उस वक्त कुछ भी ना सूझा। मैंने कहा ठीक है आप बैठ जाएं, मेरा ये कहना था। वह जल्दी से दूसरे फ्रंट डोर की तरफ आई और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और कहने लगी जल्दी जल्दी से चलें, कहीं वे लोग मेरे पीछे ना आ जाएं। वह बार बार पीछे की तरफ देख रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। बार बार वह मुझसे कह रही थी गाड़ी की स्पीड तेज़ रखिए। मैंने कहा कि आप जंगल में पहुंची कैसे? मेरे सवाल पर वह कुछ घबराई हुई थी। मेरी बात का जवाब देने के बजाय कहने लगी पानी है आपके पास, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं अक्सर गाड़ी में पानी की बोतल रखता था, इसलिए मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई और उसको दे दिया। उसने वह बोतल खोली और पानी पीने लगी, साथ ही बाहर देखने लगी। मैं जैसे इंतज़ार में था कि वह मुझे जंगल में पहुंचने की वजह बताएगी, लेकिन उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे की घबराहट काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। मैंने कहा मैडम आप इस वक्त जंगल में कैसे पहुंची? मेरे दोबारा सवाल करने पर वह मुझे तिरछी नज़र से देख रही थी। कहने लगी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। मैं बहुत परेशान थी, रास्ता सुनसान था। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी कि वहाँ पर कुछ आवारा लड़कों की गाड़ी गुजरी। मेरी गाड़ी को देखकर वह गाड़ी रुक गई। मुझे गाड़ी में अकेला देखा तो वह लड़के मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाने लगे। उनसे अपनी जान बचाने की खातिर मैंने पिछली तरफ का दरवाज़ा खोला। वह लोग जैसे ही मेरी गाड़ी में बैठे, मैं अगला दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से निकलकर भागने लगी तो वे लोग मेरा पीछा कर रहे थे, इसलिए मैंने जंगल का रास्ता अपना लिया। भागते भागते मुझे आपकी गाड़ी नज़र आई। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि आप बेंगलुरु में कहाँ रहती हैं? कहने लगी आपको मुझे घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे सिर्फ बेंगलुरु तक पहुँचा दीजिए। बेंगलुरु पहुँचते ही मैं आपकी गाड़ी से उतर जाऊँगी। मैंने कहा कि आप अकेले गाड़ी में सफ़र ही क्यों कर रही थी? वह भी रात के इस वक्त के 2-2:30 बज रहे थे और एक लड़की का उस वक्त सुनसान सड़कों पर सफ़र करना मेरी तो समझ से बाहर था। मेरे सवाल पर वह मुझसे
नज़र चुराने लगी। साफ लग रहा था कि जैसे इस बात का जवाब ही नहीं देना चाहती। जब मैंने यह देखा कि वह मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो मैं भी उसे कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। लेकिन कुछ ही दूरी तय की थी कि मेरी गाड़ी एकदम झटके देने लगी। मेरी गाड़ी के टायर इतने मजबूत थे कि जंगल जैसे कच्चे रास्ते भी बढ़िया आराम से सफ़र कर लेता था। लेकिन गाड़ी एकदम रुक गई। मैं गाड़ी बहुत स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। अभी बारिश में बाहर निकल कर गाड़ी को चेक करना मुझे परेशानी में डाल गया। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, गाड़ी की बोनट खोल कर देखने लगा कि आखिर क्या मुसीबत है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इतनी रात। फिर बारिश, उस पर से वह खूबसूरत लड़की मेरे साथ थी। न चाहते हुए भी मेरे जान में बहुत से गलत सोच जन्म लेने लगे। ऐसे मौके पर मर्द का अपने जज्बात पर काबू रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। उस पर गाड़ी की खराबी, समझ नहीं आ रहा था कि वह रुकी क्यों। फिलहाल उस 5 मिनट में मैं पूरा बारिश से भीग चुका था। सर्दी भी लग रही थी क्योंकि बारिश सर्दियों की थी। मैं गुस्से से अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा था जो कि चलने से बिल्कुल इनकार कर रही थी। उस जंगल से कुछ ही फासले पर एक कस्बा था, लेकिन 15 मिनट की पैदल दूरी थी और वह भी घने पेड़ों के बीचों बीच में गाड़ी से बाहर निकल गया। वह लड़की कहने लगी, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने कहा, गाड़ी खराब हो गई है, चल नहीं रही। यह बात सुनकर कहने लगी, देखिए मैं सब जानती हूँ, आपने यह गाड़ी जानबूझकर रोकी है ताकि। इतना कहकर वह चुप हो गई। लेकिन उसकी अधूरी बात का मतलब जानकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं हैरानी से देखा। मैंने कहा, मतलब क्या है आपका? कहने लगी, मैं समझती हूँ लड़कों की गाड़ियाँ रात को सन्नाटे में इस वक्त क्यों रुक जाती हैं। जब एक लड़की किसी से लिफ्ट मांगकर मजबूरी की हालत में उसकी गाड़ी में बैठ जाती है तो गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है। तो लड़का अपनी शराफत का जो शक्ल दिखाता है, मुझे उसका अंदाज़ा है। यह बात सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, एक तो मैंने आपको लिफ्ट दी, लेकिन आप मेरे किरदार पर शक कर रही हैं। वह कहने लगी, आपने गाड़ी रोकी ही क्यों? मैंने कहा, ऐसा करें, आप मेरी जगह बैठे और गाड़ी को चलाएं। अगर आपको यह लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कहा, हर मर्द उन लड़कों जैसा नहीं होता जिनके आज आप हाथ लगने वाली थी। वह आपके साथ क्या कर सकते थे आप अच्छी तरह से जानती हैं। यह सुनकर अपने आप में सिमट कर बैठ गई। मैंने कहा, देखें यह गाड़ी क्यों नहीं चल रही है। यहाँ से कुछ फासले पर एक कस्बा है, वहाँ पर हम किसी से मदद मांगकर रात गुजार सकते हैं। जैसे सुबह होगी मैं अपनी गाड़ी ठीक करवा कर आपको बेंगलुरु छोड़ दूँगा। कहने लगी, तूफ़ानी बारिश में हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? मैंने कहा कि गाड़ी में बैठे रहने से तो बेहतर है, वैसे भी आप पहले बारिश में भीग रही थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना नेट का दुपट्टा खुद पर लपेटा। मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ गई। दुपट्टा तुम्हारा मुझसे क्या छुपा सकता है? अगर इतना ही अपनी इज्जत का ख्याल था तो खुद को चादर से छुपाना चाहिए था, बल्कि रात को सफ़र ही नहीं करना चाहिए था। लड़की गाड़ी से बाहर निकल गई और मैं भी गाड़ी लॉक करके बाहर निकल गया। उसके साथ मैं पैदल चलने लगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि शॉर्टकट के चक्कर में मैं रास्ता भटक जाऊंगा। रात के अंधेरे में समझ नहीं आया कि मैं कब रास्ता भटक गया। 15 से 20 मिनट दूरी तय हो गई थी, लेकिन मुझे वह कस्बा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ जंगल ही जंगल नज़र आ रहा था। वह कहने लगी, हम कब से चल रहे हैं, आपका वह कस्बा कब आएगा? मैंने कहा, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। यह सुनकर वह मुझे घूर कर देखने लगी। ऐसा करें, आपको जहाँ जाना है आप जाएं, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मैंने कहा, इस बारिश में आप कहाँ जाएंगी? कहीं भी जाऊंगी, मुझे आपकी नीयत ठीक नहीं लगती। इतना कहकर वह अकेले ही दूसरी तरफ चली गई। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया। मैंने कहा, ठीक है, भाड़ में जाए। अच्छा हो जाता उन आवारा लड़कों के हाथ लग जाती। मुझे ऐसा शरीफ इंसान ऐसे मौके पर भी अपने जज्बात को काबू में रखे हुए था, और यह शक कर रही है। उस लड़की का व्यवहार बहुत बुरा लग रहा था। कुछ ही देर में वह नज़रों से गुम हो गई। मैंने सोचा, मेरा क्या है, मैं रास्ता तलाश करके गाड़ी के पास चला जाऊंगा, गाड़ी की बैक सीट पर लेटूंगा और सो जाऊंगा। सुबह उठते ही गाड़ी ठीक करवा कर बेंगलुरु चला जाऊंगा। मैं अभी यही सोच रहा था जब मुझे उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। एकदम से मैं चौंका। अचानक से क्या हुआ? मैं उस तरफ भागने लगा जहाँ से उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई थी। वह एक बार ही चीखी चिल्लाई और उसके बाद उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। ना मैं उसका नाम जानता था कि उसे पुकार सकूं, पूछ सकता कि वह कहाँ है। मैंने जिस तरफ से उसकी चीखने की आवाज़ सुनी थी मैं उधर ही भागने लगा। मैं बार बार कहने लगा कि तुम कहाँ हो, क्या हुआ है तुम्हें? उस वक्त मेरी कोशिश थी कि मैं उस लड़की को बचा सकूं। हो सकता है कि कहीं वे आवारा लड़के उसके पास में पहुंच गए हों। मेरी सेहत काफ़ी अच्छी थी और मैं लड़ना भी अच्छे तरीके से जानता था। कराटे का मास्टर था, लेकिन उस लड़की की दोबारा आवाज़ नहीं आई। मुझे यह डर सताने लगा कि कहीं वे लड़के उसके मुँह पर हाथ रख कर उसके साथ कुछ गलत ना कर रहे हों। मैं अभी यह सोच ही रहा था जब मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस
चीज़ से टकराया हूँ। टकराते ही मेरा पाँव फिसला, क्योंकि जंगल की कच्ची मिट्टी का वह रास्ता कीचड़ में बदल चुका था। इस वजह से मैं दबाव बरकरार नहीं रख सका। जिससे मैं टकराया था इसी पर जाकर गिर गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि वह एक इंसानी शरीर था। मुझे डर लगने लगा, न जाने कौन है। अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च लाइट ऑन करके मैंने उस शरीर पर रोशनी डाली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह वही लड़की थी और बेहोश पड़ी थी। मैंने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन वह बेहोश थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस स्थिति बारिश में मैंने उसे गोद में उठाया और एक तरफ भागने लगा। पता नहीं उसे क्या हुआ था, वह क्यों बेहोश हो गई थी। वहीं मुझे सामने ही एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया, जो कि काफ़ी फूटा हुआ था। उस वक्त मेरे लिए वही सही था। मैं जल्दी से उस लड़की को उस लकड़ी के बने हुए कमरे में ले गया। वहाँ पर एक टूटी चारपाई थी। मैंने उसे वहाँ लेटा दिया। पानी उस कमरे में भी आ रहा था, लेकिन जहाँ चारपाई थी वहाँ पानी नहीं आ रहा था। पता नहीं जंगल में वह किसका छोटा सा घर था, जो कि टूट चुका था। मैंने दोबारा मोबाइल की रोशनी उसके मुंह पर मारी। उसके चेहरे को अपने हाथ से थपथपाने लगा, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। वह बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मैं कभी उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर सहलाने लगता, कभी उसके बालों को सहलाने लगता। बार बार उससे कह रहा था कि तुम होश में क्यों नहीं आ रही हो। मैंने देखा उसका पूरा शरीर कँपकँपा रहा था। शायद उसे सर्दी लग रही थी। मेरी कोशिश थी कि वह जल्दी होश में आ जाए, लेकिन मेरी हर मुमकिन कोशिश नाकाम थी। मैं नहीं जानता था कि मैं ऐसा क्या करूं, और फिर उसे बचाने की खातिर मैं उससे गुनाह कर बैठा। शैतान मुझ पर हावी हो गया। वह मुझसे यह कह रहा था कि एक ही उपाय से सिर्फ लड़की को बचा सकते हो, वरना यह मर जाएगी, और ऐसे वक्त में तुम्हें पाप पुण्य का नहीं सोचना चाहिए, एक इंसानी जान बचानी चाहिए। उस वक्त उस लड़की को गर्माहट आ जाएगी। इसलिए मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसके करीब गया। उस लड़की के करीब आते ही मैं बहक गया। उस लड़की की जान तो बच गई, लेकिन उसकी इज़्ज़त नहीं। कब उसकी ज़िंदगी बचाते बचाते मैं उसके साथ गुनाह करने लगा, और फिर कब हद पार कर दी मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। वह अभी तक बेहोशी की हालत में थी। मैं वहाँ बैठा ये सोच रहा था कि अब क्या करूँ और क्या ना करूँ। वह लड़की अगर सच जान गई तो मेरी बात का भरोसा नहीं करेगी। वह यह समझने की कोशिश नहीं करेगी कि मैंने जो कुछ किया उसे बचाने की खातिर किया। लेकिन जाहिर है मैं एक मर्द था, फरिश्ता नहीं, इसलिए एक औरत को इस हालत में देखकर बहक गया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन इस बारिश ने मेरे जज्बात को ज़रूर बहका दिया था। मुझे अपने ऊपर अफसोस होने लगा। वह लड़की होश में आ गई। इस वक्त मैं उसकी चारपाई पर नहीं, बल्कि सामने मौजूद लकड़ी के पटरी पर बैठा था। वह मुझे देखकर उठकर बैठ गई। मैं यहाँ पर कैसे? मैंने कहा। तुम कहाँ गई थी? क्या हुआ? तो कहने लगी, मैंने सांप देखा था और डर के मारे बेहोश हो गई थी। मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। वह जाने के लिए भी तैयार हो गई। कहने लगी, आपने मुझे बचाया था। मैंने कहा, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ पर परेशान हो गया था। कहने लगी, आई एम सॉरी। मैंने एकदम उसकी तरफ देखा था। मैंने कहा कि मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? कहने लगी, सॉरी, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा, आपको बहुत गलत कहा, लेकिन आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने मेरी जान भी बचाई और मेरी हिफाजत भी की। आप सही कहते हैं, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। उसकी बात मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। मैं उसे कैसे बताता कि मेरा गिनती किन मर्दों में हो चुका है, लेकिन मैं मजबूर था। मैं उस लड़की को सच नहीं बता पाया। फिर कुछ ही फासला हमने तय किया था कि सामने मुझे वह कस्बा भी नज़र आ गया, जो रात को कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ जाकर मैंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ एक बूढ़ा बुढ़िया रहते थे। मैंने कहा कि आप इस लड़की को कुछ घंटे के लिए पनाह दे दें, मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाऊँगा तो फिर इसे ले जाऊँगा। वह औरत कहने लगी, यह कौन है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए मैंने कह दिया कि यह मेरी बीवी है। यह सुनकर वह लड़की मुझे गुस्से से देखने लगी। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। अब मैं उसे क्या बताता कि वह कौन थी। वह लड़की शायद मेरी बात समझ गई, इसलिए चुपचाप अंदर चली गई। मैंने एक मैकेनिक को पकड़ा और अपनी गाड़ी ठीक करवाई, और फिर उस गाड़ी को लेकर मैं बेंगलुरु पहुंच गया। शहर की आबादी देखते ही उसने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी से उतरकर शुक्रिया अदा करती हुई वह वहाँ से चली गई। लेकिन मैं तो जैसे भगवान की अदालत में शर्मिंदा सा हो गया था। मैं तो उस लड़की की इज्जत को ख़राब कर दिया था। मैं गाड़ी
गाड़ी में अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मेरा ज़हन बिल्कुल परेशान होकर रह गया था, क्योंकि जो मैंने किया था मैंने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था, जिससे वह अनजान थी। लेकिन जैसे उसकी शादी होगी, उसका पति समझ जाता और उसके किरदार के पवित्र होने का सबूत ना होता, जो कि वह खो चुकी थी। कुछ दिन ही गुजरे थे, मैं बेहद परेशान था। मेरा ज़मीर मुझे कहने लगता कि तुमने यह गुनाह किया है, उस लड़की के एतबार को तुमने चकनाचूर करके रख दिया। मैं क्या जवाब देता, मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। एक माह गुजर गया, मुझे एहसास हुआ कि मुझे उस लड़की को सच बता देना चाहिए। मैं इससे पहले कभी ऐसा गुनाह नहीं किया था, इसलिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मुझे उसे अपना लेना चाहिए, क्योंकि उस लड़की का पति उसको जीते जी तानों से ही मार डालेगा या फिर उसे छोड़ देगा। उस लड़की की तलाश मैंने उस वक्त शुरू कर दी। उस लड़की की तलाश कैसे करनी है मुझे कुछ पता ना था, ना मुझे उसका नाम पता था, ना उसके घर का पता था, ना उसके बारे में कोई ऐसी जानकारी पता थी कि मैं उसे ढूंढ सकता। और फिर मुझे यह खबर भी थी कि वह मुझे बहुत बुरा भला कहेगी। कुछ माह बाद मैं अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचा था। उसका बीपी बढ़ गया था। वहीं पर मैंने देखा यह तो वही लड़की है, लेकिन उसके वजूद को देखकर मुझे झटका लगा था। वह लेडी डॉक्टर की मिन्नत कर रही थी कि उसका बच्चा गिरा दे। लेडी डॉक्टर कहने लगी, 4 माह गुजर गए हैं, अब मुमकिन नहीं है। यह सुनकर वह लड़की कहने लगी कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और अगर आपने यह काम नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। लेडी डॉक्टर कहने लगी कि इस तरह के गुनाह का यही अंजाम होता है। वह रोने लगी, कहने लगी मेरे साथ ज्यादती की गई है और मुझे यह नहीं मालूम कि वह शख्स कौन था। यह सुनकर मैं अपने अंदर शर्मिंदा होकर रह गया। मैंने उस लड़की का पीछा किया। जैसे ही मेरी माँ ठीक हुई, मैंने उस लड़की के घर रिश्ता भेज दिया, जो कि मंजूर हो गया। मैंने शुक्र किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह बच्चा गिरा दे। वह दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी थी। जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसने हैरत से मुझे देखा। कहने लगी, आप? मैंने कहा, जी। वह कहने लगी, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे तलाक दे दें, क्योंकि मैं शादी के काबिल नहीं रही। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी, मैंने उसे सच बता दिया। मैंने कहा कि जो चाहे मुझे सज़ा दे दो। तो वह रोने लगी, कहने लगी, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। उसे यह सब समझने में कुछ वक्त लगा था, लेकिन फिर वह मुझसे ठीक हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी गलती स्वीकार कर चुका था। मैंने उसे अपना भी लिया था। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी राय हमें अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।